चलिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हालचाल। आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को आपके ही अपनी YouTube चैनल भारती आर्ट्स क्लासेस में स्वागत है और मैं भारती सर। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज प्राचीन काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में जो 16 महाजन पदों में से एक महाजन पद उभर के सामने आता है, जिस महाजन पद का नाम है मगध। और मगध के बारे में आज पूरी के पूरी जानकारी हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो ये ध्यान रखिएगा बात, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है 16 महाजन पदों में प्रमुख महाजन पद मगध, और मगध के उत्कर्ष के बारे में यानी उत्थान के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो बात जब महाजन पदों की आती है तो महाजनपद से पहले 2500 वर्ष पूर्व जनपद होता था, जहां जन कबीला या फिर लोग पहली बार जहां अपना पांव रखते हैं उस जगह को हम लोग कहते हैं जनपद। और जनपद देखते ही देखते जब वहां की आबादी बड़ी हो जाती है तो 2500 ईसा पूर्व के आसपास में कहते हैं कि जनपद बड़ा होकर के और महाजनपद बन जाता है। और महाजनपद जब बनती है तो ये एक राज्य की तरह हो जाता है, और अधिकांश जो महाजनपद होते थे उनकी एक राजधानी भी हुआ करती थी। इस दौरान कहते हैं कि अंगुत्तर निकाय और एक भागवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, इसको नोट भी करिएगा। जो फैक्ट्स आपको लगेंगे कि हम नहीं जानते उसको नोट भी कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। चलिए ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे। जो बौद्ध ग्रंथ है उसको कहते हैं अंगुत्तर निकाय, और जो जैन ग्रंथ है उसको कहते हैं भगवती सूत्र। तो जैन और बौद्ध दोनों ग्रंथों में मगध के बारे में उल्लेख है। मगध के साथ साथ 16 महाजन पदों का भी उल्लेख है। कुछ ऐसे महाजन पद थे जिनकी जो चर्चाएं हैं वो बार बार भी मिलते हैं। खैर उतना हम लोग को अभी जानकारी नहीं लेना है, बस यूं जानना है कि जिस हम लोग महाजन पदों के बारे में पढ़ते हैं वो कहां से हम लोगों को जानकारी मिलती है। तो जैन धर्म ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, यहां से हम लोगों को 16 महाजन पदों की जानकारी मिलती है। सवाल ये आता है कि उस समय में भारत में कई महाजन पद है, जैसा कि आप देख रहे हैं 16 महाजन पद, और ये भी 12th में पूछे जाते कि 16 महाजन पद में सबसे शक्तिशाली कौन था, तो ये मगध ही हो जाएगा जो बिहार के क्षेत्र में आता है। पूरा का पूरा बढ़िया से देखेंगे हम लोग। इधर के क्षेत्र में देखेंगे तो जो आज का पाकिस्तान है उधर गांधार था, गांधार महाजन पद, और जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। इधर नर्मदा नदी के नीचे जो आंध्र प्रदेश का एरिया आता है, इधर आंध्र प्रदेश के एरिया में दक्षिण में सबसे यही एक महाजन पद था जिसका नाम अस्मक था। इसके अलावा में राजस्थान में जो आपका एक महाजन पद है इसको कहते हैं मत्स्य, और राजधानी है विराटनगर। मध्य प्रदेश में जो आते हैं जिसको कहते हैं एमपी का, ये उज्जैन है, और ये उज्जैन ये याद रखेंगे अवंती, और अवंती की राजधानी उज्जैन। इसी तरह से काफी सारे 16 महाजन पद होते थे, और 16 महाजन पदों की एक राजधानी भी होती थी, अपनी अपनी महाजन पद की राजधानी भी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे मात्र एक महाजन पद कि आखिर मगध ही 6ठी शताब्दी से लेकर के 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सामने आता है। आखिर ऐसा क्यों? इसमें हम लोग याद रखेंगे कि आधुनिक इतिहासकारों की भी बातों को मानेंगे कि आधुनिक इतिहासकार क्या कहते हैं मगध के उत्थान के बारे में, या फिर एक और देखेंगे कि प्राचीन काल में जो आरंभिक बौद्ध और जैन धर्म के जो ग्रंथ के लिखने वाले जो साहित्यकार लोग थे वो लोग क्या मानते हैं। यानी बौद्ध और जैन, आरंभिक बौद्ध और जैन के जो इतिहासकार सामने आए, ठीक है, लेखक जो सामने आए, वो मगध के उत्थान के बारे में अपना क्या विचार देते हैं। तो चलिए पहले सबसे पहले आपको समझना होगा कि मगध है कहां। तो मगध ये बिहार का एरिया में है, ये ध्यान से सुनेंगे। ये इस तरह से जो आप देख रहे हैं ये बिहार है, और बिहार में याद रखेंगे इस तरह से इधर जो बिहार से आती है तो ये उत्तर प्रदेश इस तरह का राज्य है। और याद रखेंगे, एक मिनट लाइट कट गया, थोड़ा सा लाइट कट गया था, माफी चाहते हैं आप सबसे। तो हम लोग देख रहे थे कि जो मगध है, मगध के अवस्थिति के बारे में। अब देखिए अवस्थिति इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब तक मगध के आप भौगोलिक बसावट को नहीं देखेंगे कि कहाँ पे स्थित है, इसके अगल बगल क्या है, कैसे क्षेत्र है, क्या मरुस्थलीय है, उपजाऊ है, तब तक आप इनके बारे में बेहतर जानकारी नहीं ले पाएंगे। इसीलिए अवस्थिति को देखना जरूरी है। तो ये देखेंगे इधर से उत्तराखंड से एक नदी आती है और आकर के उत्तर प्रदेश होते हुए ये बिहार में जाकर के मिल जाएगी, और इस तरह से उत्तर प्रदेश से ये नदी आती है, इस नदी को कहते हैं
हैं आपको गंगा, और गंगा इस कदर बह जाती है बिहार से कि ये पूरे बिहार को दो वर्ग में बांट देती है। बिहार में ये गंगा के ऊपर का जो इलाका है उत्तरी बिहार, और बिहार में ये गंगा के नीचे का जो इलाका है दक्षिणी बिहार। देखेंगे मगध क्या उत्तरी बिहार में है या दक्षिणी बिहार में है, तो ये ध्यान देंगे बात को। कुछ नदियां जो होती है ये ऊपर से आके मिलती है, जैसे सबसे पहले तो आके यहाँ मिलती है घाघरा। घाघरा के बाद की बात अगर कर ले तो इसके बाद और भी नदियां आकर करके इसी गंगा में मिलती है, याद रखेंगे इसको कहेंगे गंडक। क्या कहेंगे? गंडक। इसके अलावे और आएंगे बूढ़ी गंडक, इसके अलावे कमला आएंगे, कोसी आएंगे। इस तरह से काफी सारे नदियां उत्तर भारत से आकर कर करके और कहां मिलते हैं, तो ये गंगा में मिल जाते हैं, यानी उत्तर साइड से आते हैं और मिलते हैं कहां? गंगा में मिलेंगे। इसी तरह से कुछ नदियां जो सेंट्रल इंडिया का जो भाग है, मध्य प्रदेश जो एलिवेटेड एरिया है उधर से निकल कर करके और इधर दक्षिण की ओर से बिहार में भी नदियां आती है। लेकिन फर्क यही है, दो चीजें आप ध्यान देंगे कि जो बिहार के उत्तर से गंगा में आकर के जो मिलेगी वो नदियां 12 मासी है। ये नदियां क्या है? 12 मासी नदियां है। तो इनको वर्षा के स्रोत जो है हिमनद यानी ग्लेशियर के पिघलने के अलावे वर्षा से भी मिलेगा, साथ ही साथ ऊपर से नीचे की ओर ढाल ज्यादा है, इसीलिए उत्तर से जो भी नदियां इधर आकर के मिलेगी तो इसमें नदी में जो धारा होगा, प्रवाह होगा, वो बहुत तीव्र होगा, और तीव्र होने के कारण इन क्षेत्रों में काफी ज्यादा जो है ये हर एक वर्ष बाढ़ की संभावना बनी रहती है। जबकि दक्षिण में जितने भी एरिया है ये सब उतना ज्यादा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र नहीं है। रीजन क्या है? ये इधर से जो निकलने वाली नदियां ये सब मौसमी नदियां है, और ये सब नदियां आकर के जब मिलेगा इधर से गंगा में आकर के, तो ये सब प्रदेश में बाढ़ का ज्यादा खतरा संभावना नहीं होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि पहली नदी आकर के मिलती है, इसको कहते हैं घाघरा। आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, हम कहते हैं कि घाघरा गंदा है। घाघरा क्या है? गंदा है। तो घाघरा से हो गया आपका जाकर करके घाघरा नदी, और गंदा है से हो जाएगा आपका गंडक। आप कहेंगे गंदे नहीं बड़ी गंदा है, तब बड़ी गंदा है तो हो जाएगा बूढ़ी गंडक। कहेंगे कि ये घाघरा है के कर भाई, तो घाघरा एगो कमला नाम के लड़की के है, तो कमला से आपका हो जाएगा कमला नदी। और जब ये घाघरा है, गंदा है, बड़ी गंडा यानी बूढ़ी गंडक, और कमला की घाघरा है, कमला नदी हो गया है, तो लोग देखेगा ना तो कोसेगा, माने दूसेगा। तो दूसना को ही हम लोग कहते हैं कि कोसना है, तो कोसे आप याद रख सकते हैं कोसी। क्या है? कोसी, जो कि कोसी को ही बिहार का सोख कहते हैं। तो ये ऊपर से आएगी सभी नदियों में, यहाँ पे क्या है? जमीन में ढाल ज्यादा है, 12 मासी नदियां है, तो ये बिहार का क्षेत्र ज्यादातर प्रभावित होगा। चलिए इधर से जो नदियां आकर के मिलेगी, जिसमें याद रखेंगे कर्मनाशा आकर के मिलेगी। इसके अलावे अगर बात कर लेंगे तो सोन नदी आकर के मिलेगी, और ये जो ध्यान से सुनेंगे दूसरा जो नदी आएगी सोन, इसके अलावे आएगी फिर पुनपुन आ जाएगी, फिर फल्गु आ जाएगी। तो ये याद रखेंगे ये सोन नदी है और ये गंगा नदी है, और ये जो दक्षिण का भाग है ये धीरे धीरे ये गंगा है, और गंगा के ही दक्षिण साइड में ये पटना है। पटना से बात कर ले तो दक्षिण के और पूर्व की ओर जब बढ़ते हैं तो ये इधर में आपको मिल जाएगा एक गया, और ये गया की बात कर ले तो ये पटना से लेकर के गया तक का जो क्षेत्र था शुरुआती में यही मगध है। याद रखेंगे यही क्या है? मगध है। देखिए मगध के इतिहास पुराना रहा है। मगध में सबसे पहले राजा बृहद्रथ आते हैं, इसके बाद जो है मेन जो खास करके जिनसे हम लोग साम्राज्य का विस्तार होता है और मगध की ख्यातियां बढ़ती है, तो वो हर्यक वंश आते हैं, और हर्यक वंश के पहले राजा बिंबिसार है। बिंबिसार के बाद उनका ही पुत्र आता है, याद रखेंगे अजातशत्रु। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग पढ़ते हैं कि जब नंद वंश आते हैं तो नंद वंश में जो प्रमुख राजा आते हैं जिनका नाम है महापद्म नंद, जो नंद वंश के संस्थापक है। और महापद्म नंद के जो 8 पुत्र हैं उसमें से 8वें पुत्र यानी छोटे लड़के जिसका नाम है घनानंद, और घनानंद जब आते हैं तो ये घनानंद के टाइम में क्षेत्र विस्तार ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि घनानंद के जो पिताश्री हैं वो ऑलरेडी व्यास नदी तक के क्षेत्र जो है वो जीत चुके होते हैं। तो ये याद रखेंगे। उसी के बाद फिर आ जाता है घनानंद के खात्मा कर करके और नंद वंश की नींव डालता है चंद्रगुप्त मौर्य। आप पढ़े ही होंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य है या महापद्म नंद जो घनानंद के पिता है, महापद्म नंद। हर एक वंश में बात कर लेते हैं तो पहले राजा बिंबिसार, फिर
बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु। ये 4 ऐसे रूलर हैं जो इनकी नीतियों को जो आधुनिक आरंभिक जो बौद्ध और जैन के जो लेखक होंगे, आरंभिक बौद्ध और जैन के लेखक, ये कहेंगे कि मगध के विस्तार अगर देखा जाता है, मगध के विस्तार के पीछे का कारण और वजह को देखेंगे तो यही कुछ प्रमुख राजा थे और राजा की जो ये नए नए पॉलिसी थे ना, अलग अलग जो नीति है, इनके नीतियों के कारण और कोई महाजन पद इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ, इतना ज्यादा क्षेत्र विस्तृत नहीं हो पाया, लेकिन मगध हो पाया। तो यहां पर ये बातें निकल के आ जाएंगे। लेकिन भौगोलिक एरिया को देखेंगे तो आज के जो आधुनिक इतिहासकार है वो एक नया कॉन्सेप्ट ही देंगे। देखिए आज के आधुनिक इतिहासकारों का क्या मानना है कि मगध किस तरह से विकास कर रहा है, तो वो पहले भौगोलिक एरिया को देखे कि मगध बसा कहां था। तो मगध पटना से गया तक के इसके जो क्षेत्र है ये था। शुरुआत में इसकी राजधानी राजगाह होते थे। संस्कृत और पाली भाषा में राजगाह मिला है उल्लेख। राजगाह का मतलब होता है राजाओं का घर, याद रखेंगे। और राजधानी होती थी राजगीर में, उसी को राजगीर को ही राजगाह कहा गया है प्राकृत भाषाओं में। तो राजगीर होता था और ये 4 पहाड़, चारों तरफ से पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ था। बीच में राजधानी को रखा गया था, सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट था। समय बीतते चला गया, फिर ये उदयन के टाइम में ये जो राजधानी होता है अजातशत्रु का लड़का उदयन, उनके टाइम में राजधानी राजगीर से शिफ्ट हो जाता है पटना। ठीक है, तो यही कुछ कहानियां हैं। अब ध्यान से समझिएगा बात को। जब ये जो एरिया है, इधर के एरिया में याद रखेंगे ये सब नदियों का जाल है। बिहार में जो देखेंगे काफी सारे छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदी आकर के और गंगा में मिलती है। तो गंगा में काफी सारे अगर बात कर ले तो ये जो बिहार का एरिया है जो मैदानी वाला भाग है, और ये मैदानी वाले जो नदियों का जाल है, तो मिट्टी अपने साथ बिछाएगी नई मिट्टी नदी। तो नदी जब नई मिट्टी बिछाती है तो यहाँ पे उपजाऊ जमीन का निर्माण होता है, और उपजाऊ जमीन होने के कारण प्राचीन काल में मगध एक ऐसा महाजन पद था जिसके पास काफी ज्यादा जो है से कि उत्पादन होता था। तो धान के उत्पादन की अगर बात कर ले तो इसके उत्पादन में मगध सर्वश्रेष्ठ था। तो आप सोचिए, आधुनिक इतिहासकार कह रहे हैं कि मगध में धान की खेती उपज बहुत अच्छी होती थी। और देखिए जब उपज बहुत अच्छा होगा तो राजा को टैक्स ज्यादा मिलेगा, और राजा को जब टैक्स ज्यादा मिलेगा तो बताइए राजा अपने प्रशासन को क्या करेगा, डेवलप कर देगा। तो राजा प्रशासन स्ट्रॉन्ग करेगा तो दूसरे साम्राज्य में अपने प्रशासन के बदौलत दूसरे जो महाजन पद है उनको भी आराम से फतेह यानी विजय हासिल कर सकता है। तो मगध का विस्तार तो आम बात है ना। अब देखिए पहला हम आपको कारण बता रहे हैं कि मगध की स्थिति के हिसाब से भौगोलिक बनावट को देखते हुए कहा जाता है कि इन एरिया में उपज बहुत अच्छा होता था, धान की खेती अच्छी होती थी, और इसके कारण राजा को ज्यादा टैक्स दे जाता और राजा स्ट्रॉन्ग होते थे। ठीक है, चलिए दूसरे याद रखेंगे, ये जो हमारा बिहार है और इस बिहार के नीचे की अगर बात कर ले तो इसके चौहद्दी को देखे तो नीचे वाला जो भाग है ना ये झारखंड कहलाता है। ऊपर में नेपाल आ जाएगा, उत्तर में नेपाल और नीचे में झारखंड। झारखंड आप सब जानते हैं कि 2000 ईस्वी में खाली झारखंड ही नहीं भारत के 3 स्टेट जो है वो नए राज्य के रूप में उभरते हैं, जिसमें से एक बिहार से अलग होकर झारखंड बनता है और एक इधर छत्तीसगढ़ और एक इधर उत्तराखंड। तो ये 3 नए राज्य की उत्पत्ति 2000 ईस्वी में होती है। लेकिन ये 2000 से पहले ये जो नीचे का जो एरिया देख रहे हैं ये झारखंड, ये उस समय में वही क्षेत्र है दक्षिण का क्षेत्र। और मगध के दक्षिण के बात कर ले तो आज हम लोग झारखंड में जानते हैं कि लोहा का और कोयला का ये सब खनन क्षेत्र है। तो ये क्या है कि मगध के नीचे में दक्षिण साइड में ही जो आज आधुनिक का जो बिहार वाला भाग होता है, ठीक है, और ये बिहार से अलग हो गया है। तो इधर दक्षिण में जब ये लोग जाते थे तो इनको आसानी से लोहा मिल जाता था। बाकी महाजन पदों के पास में लोहे का अभाव है, लेकिन मगध के पास में लोहा आसानी से उपलब्ध है। क्योंकि 1000 ईसा पूर्व में हम लोग जानते हैं कि लोहा आ जाता है। तो जब मगध वाले के पास में लोहा आएंगे तो इन लोहा के प्रयोग ये औजारों के रूप में करेंगे, हथियारों के रूप में करेंगे। तो औजार उपकरण, खेती बाड़ी से संबंधित उपकरण बनाएंगे, औजार बनाएंगे, और लड़ाई झगड़े से संबंधित कुछ हथियारों के इस्तेमाल में ये लोहे का प्रयोग करेंगे। तो बताइए प्रशासन व्यवस्था स्ट्रॉन्ग रहेगा, उत्पादन इनके बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो बिल्कुल बढ़ेगी। तो यहां से भी हम लोग एक कारण देख रहे हैं कि मगध का विस्तार
विस्तार होगा। इसके अलावा ध्यान से सुनेंगे, ये जो पूरा प्रदेश है नदियों के द्वारा बिछाई गई उपजाऊ मिट्टी और ये घनाघोर जंगल से भरा पड़ा था एक समय में। तो इधर का जो इलाका था मगध का इलाका, यहाँ पे घनाघोर जंगल भी थे और घनाघोर जंगल होने के कारण क्या देखा गया कि इन जंगलों में हाथी पाए जाते थे। तो इन लोग अब क्या किया, जब इन लोग के प्रशासन, देखिए मौर्य काल जब पढ़िएगा तो वहां प्रशासन काफी स्ट्रांग होता है। जब पिरामिड के आधार पे भी देखेंगे तो पिरामिड में नीचे आएगा ऋग वैदिक, फिर उत्तर वैदिक में प्रशासन और स्ट्रांग, फिर ऊपर हम लोग पढ़ेंगे मौर्य काल में एकदम पूरा जो प्रशासन है एकदम पूरा फॉर्म में रहेगा, एकदम क्षेत्र को जीत जाएगा। तो हम लोग देखेंगे मौर्य काल में प्रशासन का बहुत ज्यादा विस्तार हो रहा है। रीजन समझ पा रहे होंगे अब आप लोग कि इनके पास हथियार भी आधुनिक तरह के आ रहा है, लोहा का प्रयोग होगा, खेती बाड़ी बढ़िया होगा। अब ये कह रहे हैं कि ये लोग प्रशासन में शामिल करना शुरू कर दिए हाथी को। जंगल था, जंगल में हाथी था और हाथी को पकड़ करके पालतू बनाना शुरू कर दिए। देखिए इससे पहले जो है हम लोग वैदिक काल पढ़े थे, तो वैदिक काल में हाथी उथी लोग को पाला नहीं जाता था। क्यों नहीं पाला जाता था कि ये लोग अपने दिनचर्या किसी तरह से करते थे। तो ये लोग अपना दिनचर्या करते थे तो ये उसी जानवरों को पालते थे जिससे इनका भरण पोषण हो सके। लेकिन अब प्रशासन की बात आ गई है, राजा महाराजा एकदम योग्य प्रशासन के, तो सेना वगैरह में एक हाथी का भी बड़ा योगदान होता है। तो अब ये लोग क्या करेंगे, मगध के जंगलों से हाथियों को पकड़ पकड़ करके और अपने प्रशासन का एक अंग बना देंगे। याद रहेगा ना, तो प्रशासन का क्या बना देंगे, अंग बना देंगे। तो अंग बना देंगे तो मान लेते हैं 10-10 गो सेना, 20-20 गो सेना बराबर एक गो हाथी हो जाएगा। ठीक है, तो हाथी भी प्रशासन में एक अहम भूमिका निभाएंगे। तो ये सब कुछ कारण है। ये सब कारण कौन मान रहे हैं, तो ये आज के जो आधुनिक इतिहासकार के जो विद्वान है इन्हीं सभी कारणों पर ये फोकस करते हैं कि मगध का विस्तार था। इसके अलावा बात कर लें तो नदियों का जाल है, इधर से देखेंगे तो आपका गंडक आएगा, गंडक क्या आएगा, बूढ़ी गंडक आएगा, कमला आएगा, गोमती आएगा, कोसी आएगा, अजय आएंगे, काफी सारे नदियां हैं। इधर से कर्मनाशा आ जाएंगे, सोन आ जाएंगे, पुनपुन आ जाएंगे, फल्गु आ जाएंगे, इधर भी काफी सारे नदियां हैं। तो ये नदियों के जाल होने के कारण मगध में एक जगह से दूसरे जगह कहीं भी आपको अगर आना जाना है तो आप नदी के सहारा लेकर करके, यानी जलमार्ग आप कह सकते हो, नदियों के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पे आने जाने की सुविधा भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो यही सब कारण है कि जिसके कारण मगध का विस्तार अधिक है। लेकिन ये कारण मानते कौन है, तो जो आधुनिक आज के जो इतिहासकार हैं वो मगध के विस्तार में ये लोग ये कारण मानते हैं, जबकि पुराने जो आपका आरंभिक बौद्ध धर्म के जो लेखक और जैन धर्म के जो लेखक हैं वो इस बात को मानते हैं कि नहीं, पुराने समय में जो प्रमुख राजा थे जैसे बिंबिसार है, अजातशत्रु है, महापद्म नंद है नंद वंश के संस्थापक, और इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य है जो मौर्य वंश के संस्थापक है, इन्हीं कुल प्रमुख राजाओं के द्वारा जो है इनकी प्रमुख नीतियों के बदौलत ही मगध का विस्तार बड़ा तेजी से हुआ। तो दोस्तों आज हम लोग मगध के विस्तार के ऊपर में एक छोटी सी चर्चा की है। ऑफलाइन में तो हम लोग इससे ज्यादा देखते हैं। तो जहां तक मेरा प्रयास है, अगर आपको अगर अच्छा लगा होगा, वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला होगा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो उन तमाम बच्चों के पास में जो खास करके प्राचीन भारत पढ़ने वाले हैं तो उनके पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।